बच्चों देखो, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। गाइस देखो, हमने पढ़ा था जो रेडिएशंस हैं दे शो वेव नेचर एंड दे शो पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में हमारा क्या आ गया? फोटॉन्स, फोटॉन्स ऑफ लाइट। हाँ है ना बच्चों? मतलब लाइट दोनों नेचर शो करती है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। अब हमने कहा क्या मैटर भी हमारा मैटर और वेव नेचर दोनों शो कर सकता है? जैसे तुम हो, तुम दौड़ते हुए जा रहे हो, कैन यू बी बिहेविंग एज अ वेव? तो डी ब्रॉगली ने कहा, डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली ने कहा यस, अ मूविंग पार्टिकल कैन बी ट्रीटेड एज अ वेव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसने कहा कि इवन पार्टिकल या मैटर shows dual behavior. It is behaving as a particle as well as it is behaving as a wave बच्चों। क्लियर है गाइस? अब अगर वो ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहा है, बिहेविंग एज वेव, वेव बिहेवियर, वेव बिहेवियर, वेव एंड पार्टिकल बिहेवियर, हाँ हाँ मैटर ही कह रहा हूं मैं, पार्टिकल या मैटर। इवन पार्टिकल शो डुअल बिहेवियर। ठीक है ना बच्चों? मैटर शोज डुअल बिहेवियर, वेव एंड पार्टिकल बिहेवियर दोनों। तो उसके साथ एसोसिएटेड कुछ वेवलेंथ भी होनी चाहिए। हाँ है ना बच्चों? तो वेवलेंथ इज गिवन एज h by p, where p is the momentum of particle, wavelength of a particle in motion, wavelength of a particle in motion is given as h by p, wavelength of a particle in motion is given as h by p। ये h प्लैंक्स कांस्टेंट ही है, 6.6 इंटू 10⁻³ ही है। और p यहां पे क्या हो गया? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। मोमेंटम क्या होता है गाइस? mv। इसको हम h बाय mv भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज नोन एज, ये जो वेवलेंथ है इसे क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वी कॉल इट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? लैम्डा इज h बाय p या h बाय mv। ओके, लैम्डा इज h बाय p या h बाय mv। दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब गाइस कई बार क्वेश्चन में तुम्हें इंस्टेड ऑफ गिविंग अस वेलोसिटी दे विल गिव अस काइनेटिक एनर्जी। क्या देंगे? वी आर गिवन, वी आर नॉट गिवन वेलोसिटी, वी आर गिवन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ओके गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं, काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो गाइस? वेलोसिटी कितना आएगा? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m का रूट आएगा नहीं आएगा बच्चों? बोलो गाइस। अब इस वेलोसिटी को ऊपर डाल दो एक्सप्रेशन में, लैम्डा विल बी h बाय एम वी। गाइस जो फॉर्मूला में करवा दूं वो याद होना चाहिए। ये बन जाता है h बाय √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंटू m। समझ आया नहीं आया गाइस जो मैंने अभी लिखा है? इंटू m। क्लियर हो गई ये चीज? अगर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल दे रखा है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो गाइस। और अंदर जाके एम स्क्वायर नहीं बनेगा तो m² बाय m m ही तो देगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। अब देखो, पे अटेंशन गाइस, इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। कई फॉर्मूले हम यहीं से डिराइव कर रहे हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक h बाय पी या h बाय एम वी था। एक ये हो गया अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ठीक है ना गाइस, पार्टिकल की। अब सपोजिंग, यहां तक क्लियर है? सपोजिंग ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, इट इज ड्यू
टू पोटेंशियल V अप्लाई। हमने V पोटेंशियल लगाया और हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड, ठीक है ना बच्चों, हमने पोटेंशियल लगाया, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गया। देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल बच्चों? इसको हम चार्ज इंटू पोटेंशियल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं गाइस? ये हमने पहले भी किया हुआ है। चार्ज इंटू पोटेंशियल लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है? काइनेटिक एनर्जी इज चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्लियर है गाइस? एनर्जी एक्वायर्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? E। पोटेंशियल हमने कितना लगाया था? V बच्चों। तो ये भी फॉर्मूला आ जाता है, लैम्डा इज h बाय रूट टू EVM, या फिर अगर कोई जर्नल चार्ज पार्टिकल है तो QVM। ये काइनेटिक एनर्जी है। QV क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। QV क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेटर फील आएगी। हमने एक इलेक्ट्रॉन को इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग 3 वोल्ट का पोटेंशियल। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन? वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन अभी तुम देख रहे थे शीट में। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, उसकी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला तुम लगाओगे उसमें क्या आएगा? एच। मैं एक काम करता हूँ, सारी वैल्यूज डालता हूँ, बहुत अच्छी फील आएगी। 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये एच है, बाय रूट ऑफ 2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम QV लेते थे, नॉर्मली हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज इज E। हाँ है ना बच्चों? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, सॉरी कूलम चार्ज, है ना बच्चों? इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना अप्लाई किया था बच्चों? 3। अब ये जो QV है ये क्या दे रहा है? एनर्जी इन जूल बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? चार्ज था हमारा कूलम में, पोटेंशियल था हमारा वोल्ट में, तो हमारा एनर्जी किस में आ गई? जूल में। इनटू m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में लोगे बच्चों? kg में। दिस इज योर आंसर। समझ में आया नहीं आया गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई जो मैंने अभी बताई? हाँ बेटा, किसको? अंडर रूट 2 को। यहां मतलब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है गाइस? इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए? यहाँ पे QVM भी हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो Q क्या हो जाएगा? E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि ये होता है। ओके गाइस, समझ आया नहीं आया बच्चों? अब एक और चीज, सपोजिंग इलेक्ट्रॉन हमारा था, वी आर गिवन अ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक फर्स्ट ऑर्बिट में या लेट अस से सेकंड ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अभी मैं मानता हूं इन ग्राउंड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन इज इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से हमने उसको एनर्जी दी एच न्यू इज सप्लाइड, एच न्यू एनर्जी इज सप्लाइड। वर्क फंक्शन भी हमें दे रखा है, फाइंड फाइंड वेवलेंथ associated with ejected electron। मैं मान के चल रहा हूं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, मतलब हमने इतनी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे पहुंच गया। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब वो बाहर भी निकल गया, इंफिनिटी पे भी चला गया, नाउ इट इज मूविंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी? गाइस डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे एच न्यू -5 क्या देगा बच्चों?
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला देखा था नहीं देखा था बच्चों? लैम्डा वाज h बाय रूट टू काइनेटिक एनर्जी विच इज h न्यू माइनस फाइव इंटू एम। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? बस एक चीज का ध्यान रखना, h न्यू माइनस फाइव की वैल्यू किस में होनी चाहिए, मतलब h न्यू और फाइव किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल? s तुम्हारा जूल में होता है गाइस, तो तुम्हारा h न्यू और फाइव इन दोनों की जो वैल्यूज आनी चाहिए वो जूल वाली आनी चाहिए। भाई जहां तुमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है तो कन्वर्ट इट टू जूल बच्चों। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस टेक अ क्वेश्चन। हमारे को दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो डाला गया दैट वाज 300 nm। फाइंड वेवलेंथ ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एक्सप्रेशन लिखो गाइस हर एक वैल्यू के साथ, मतलब हर एक की वैल्यू डाल के एक्सप्रेशन लिखो, सो दैट आई नो कि तुम क्या कर रहे हो। एंड आई वुड रिकमेंड तुम पहले एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड देन यू कन्वर्ट इट टू जूल। बताओ गाइस कितनों का एक्सप्रेशन बन गया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव मेड द एक्सप्रेशन, टेल मी। बच्चे बोल ही नहीं रहे। ऑनलाइन वाले बच्चों किसी का एक्सप्रेशन बना? बोलो गाइस। एक्सप्रेशन में वैल्यूज डालनी है, एच की, रूट टू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। ये हाँ हाँ, नहीं तुमने गड़बड़ करी है, मैं बताता हूँ। टू इंटू, तुमने यहाँ पे करा एच सी बाई लैम्डा किया ना, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया? 1242/300 किया था। गाइस इसको दो तरीके किया जा सकता था, या तो 20 × 10⁻⁻⁻³ ये क्या दे रहा है बच्चों, ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, सॉरी फोटोन इन जूल्स, माइनस डज दिस सीम करेक्ट? सर मैंने बस जो हमारा उसके हाँ अंदर मैंने उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लिया, तो वो भी ठीक है ना? बेटा मैं अभी बना रहा हूँ एक्सप्रेशन उसका भी, फिर देखना एक्सप्रेशन की, दोनों ही बनानी जरूरी है, नहीं तो पक्का है चांसेस बच्चे गड़बड़ कर देंगे। गिव मी अ सेक। You have to convert it to joule, that's the whole point. प्लीज लेट मी नो समझ में आया नहीं आया? यस सर, मेरा सेकंड वाला एक्सप्रेशन बना था। एग्जैक्टली द सेम। यस सर। ग्रेट, समझ गए गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एक और चीज, अभी हमने दो केस देखे, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ वी वोल्ट, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, h बाय रूट टू EVM। हाँ है ना बच्चों? काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, EV। हाँ है ना? ये एक केस था जब हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। दूसरा हमने देखा इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको हमने रेडिएशन डाली और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। ओके गाइस, इजेक्ट हो गया, देन व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक और क्वेश्चन ऑफ अ डिफरेंट टाइप। यार इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही घूम रहा है, हमने उसको ऊपर कोई रेडिएशन नहीं डाली। What is the wavelength associated with the electron in a particular orbit? We have to find out wavelength associated
with electron in an orbit, revolving in an orbit, and wavelength associated with electron revolving in an orbit. मतलब अभी हमने उसे बाहर नहीं फेंका है, उसमें भी तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, हाँ ना बच्चों, उसके अंदर भी उसकी कोई स्पीड है. हाउ टू फाइंड दैट आउट? तो गाइस लैम्डा इज h बाय mv. यहाँ पे हम क्या करेंगे, v को क्या लिखेंगे, 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाय n. कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बच्चों, ये बताओ मुझे. यहां से मोमेंटम आ जाएगा और h बाय मोमेंटम विल गिव अस द वेवलेंथ. क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? लेकिन यार ये तरीका बहुत लंबा है, ये तरीका बहुत लंबा है. हम एक चीज और कर सकते हैं गाइस. देयर इज वन मोर थिंग दैट वी कैन डू. rather than going by this method, let us use another method. गाइस अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ वेव, हाँ है ना? अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो कैन वी से ऐसे कुछ होगा? होगा नहीं होगा ये? 1 सेकेंड में फिर से बनाता हूं. 1 सेकेंड. ऐसे होगा, इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, हाँ है ना? दैट इलेक्ट्रॉन इन एज अ मूविंग पार्टिकल इट इज बिहेविंग एज अ वेव. तो क्या मैं कह सकता हूं ये वेवलेंथ ही तो हम निकाल रहे हैं, हाँ है ना? डी ब्रॉगली वेवलेंथ यही तो है गाइस, हाँ है ना? तो देखा क्या गया बच्चों, इन nth ऑर्बिट it makes n waves. यहां पे उसने कितनी वेव बनाई है बच्चों, बताओगे मुझे? 4 वेव्स बना रहा है नहीं बना रहा है? तो मैं कह सकता हूं ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये हमने 4th ऑर्बिट के लिए बनाया है. क्लियर और नॉट गाइस? समझे या नहीं समझे? गॉट इट? हर एक बच्चों क्लियर है? इन nth ऑर्बिट वो कितनी वेव्स बना रहा है? n वेव्स, हाँ है ना? क्लियर है? तो यहां से जैसे अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है 4th ऑर्बिट का बनाया, तो क्या मैं कह सकता हूं nth ऑर्बिट में, इन nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, कैन आई से n लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? जब 4th ऑर्बिट में 4 लैम्डा विल बी इक्वल टू द कंप्लीट पाथ 2 पाई आर, हाँ है ना बच्चों? कर सकते हैं नहीं कर सकते? इन nth ऑर्बिट n लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, हाँ है ना? तो यहां से आप फॉर्मूला लगाते हैं. आर का फॉर्मूला क्या होता था? आर का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? 2 पाई, आर को लिख दिया ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, हाँ है ना? यहां से n कट जाएगा और लैम्डा डायरेक्टली आ जाएगा क्या बच्चों? 2 पाई ए नॉट एन बाय जेड. मतलब रेदर देन फाइंडिंग आउट फर्स्ट द वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी निकालो इस फॉर्मूले से और फिर इस फॉर्मूले में डालो. दूसरा वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान है, हाँ है ना बच्चों? 2 पाई ए नॉट एन बाय जेड. ये दोनों ही फॉर्मूले तुम्हारे किसके लिए हैं? फॉर अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज अ इजियर फॉर्मूला, दिस इज अ इजियर वे टू कैलकुलेट एंड गेट योर आंसर रेदर देन पहले वेलोसिटी निकालो फिर h बाय mv करो. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज अ इजियर फॉर्मूला टू यूज, सर रिमेंबर आप दैट. एक बार ऊपर स्क्रॉल करो कि मेरे को वो एक्चुअली लिखना था. हाँ बेटा, here. और ऊपर करना है? नहीं सर बस यही. नोट कर लो तो बता देना बेटा. हाँ बेटा. मैं nth वेव की बात कर, तो इन जनरल nth में तुम्हारा n लैम्डा होगा. 3 में तो 3 लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर. 4th ऑर्बिट है, 4th ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो 4 लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर. इन nth ऑर्बिट n लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर. समझा नहीं समझे बेटा? सर हो गया. तो इसके ऊपर क्वेश्चन इसी में से बनते हैं ज्यादातर. ये जो तुम्हारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इसको ज्यादातर क्वेश्चन हम किसके देखेंगे? इलेक्ट्रॉन के लिए ही देखते हैं.
ओके गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या? हम भी तो ऑड रहे हैं, हम भी वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमने अपनी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं निकाली। आइडिया क्या है, हमारा मास है बहुत ज्यादा, हमारा मास ज्यादा है, इसलिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आती है वो बहुत कम आती है। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज प्रीटी सिग्निफिकेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमारा मास के लिए, हमारे लिए भी निकाला जा सकता है H/mv डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेकिन हमारा मास इतना ज्यादा है, वेवलेंथ इज वेरी लेस। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि वेवलेंथ बिकम सिग्निफिकेंट। समझा नहीं समझेगा? कोई डाउट किसी बच्चे को? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के यही क्वेश्चंस बनेंगे। जब भी पार्टिकल की वेवलेंथ पूछी गई है तो वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई है। समझ गए गाइस? फॉर्मूला में एक बार सारे लिखवा देता हूं तुम्हें, या रेदर बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, H/mv या H/p, ये सारे मैं बस बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। नेक्स्ट ये हो गया, इनमें क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर आ रखे हैं। ओके, ये था क्या बच्चों, H/√2 KEM। ओके गाइस, काइनेटिक एनर्जी, अगर हमें v वोल्ट से एक्सेलरेट किया है हमने पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट से एक्सेलरेट किया है तो ये बन गया। इलेक्ट्रॉन है तो q की जगह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। आए ना बच्चों? अब अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे था और उसके अंदर हमने रेडिएशन दे मारी और इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी में चला गया एंड इट इज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख देंगे बच्चों? ये लिख देंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? क्लियर हो गया? दिस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखना चाह रहे हैं व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और एक लास्ट फॉर्मूला ये हो गया, ये हम रिकमेंड नहीं करेंगे, ये दिस इज नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड कि वेलोसिटी पहले निकालो और फिर ये निकालो। उससे बेटर फॉर्मूला ये है, ये तब है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। क्लियर है गाइस? समझ आया सर नहीं आप आया? सर आप एक बार एन पाई वाले इक्वल्स टू 2 पाई आर वाला समझा सकते हैं? n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r, सर ये वाला। यस सर, यस सर। बेटा देखो, मैं बस ये कह रहा हूं, सपोजिंग मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूं, ये इलेक्ट्रॉन बिहेविंग एज वेव है, इलेक्ट्रॉन बिहेविंग एज वेव है। इसमें तुम्हारी कितनी वेवलेंथ आ रही है? दो। मतलब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये सेकंड ऑर्बिट के लिए बनाया है। अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, दिस इज द वेव दैट यू आर गोइंग टू गेट। मतलब nth ऑर्बिट में n वेव्स बनाएगा, सेकंड ऑर्बिट में दो वेव बनाई, ये हमने फोर्थ ऑर्बिट में उसने 4 वेव्स बनाई। जैसे अगर हम सेकंड ऑर्बिट के लिए देखें तो इसने दो वेव बनाई, एक ये लैम्डा है एक ये लैम्डा है, और दो लैम्डा में तुम्हारा पूरा सर्कमफ्रेंस कवर हो गया, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे nth ऑर्बिट में इट इज मेकिंग n वेव्स, तो n लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। और वहां से मैंने r की जगह क्या डाल दिया, a0n² / z। कुछ समझ में आया नहीं आया? यस सर। थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई या नहीं आई? कि यह हमने बेसिकली क्या किया, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में यू वुड हैव 4 लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर। अब nth ऑर्बिट के लिए मैंने जर्नल बना दिया, n लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? गुड, we are done with de Broglie wavelength. Now let us go on to another topic, that is Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle। पहली चीज, ये जो प्रिंसिपल है ये हम ज्यादातर किसके लिए ये किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन्स या छोटे पार्टिकल्स के लिए होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, ये कहता है फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन,
मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल cannot be calculated for subatomic particle like electron. Momentum and position of particle cannot be calculated accurately simultaneously. ठीक है बच्चों, साइमल्टेनियसली तुम पोजीशन और मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं पता लगा सकते। जितना तुम एक्यूरेटली मोमेंटम पता लगाना चाहोगे उतना ही तुम्हारा पोजीशन में एरर आता जाएगा। पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमिन करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मोमेंटम में इनएक्यूरेसी आती जाएगी। मतलब तुम एक सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? साइमल्टेनियसली दोनों का सेम टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं किया जा सकता। फॉर्मूला क्या है इससे एसोसिएटेड? लेट डेल्टा एक्स बी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी बी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इन दोनों का प्रोड h/4 से ज्यादा ही होगा। इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, delta p is uncertainty in momentum. क्लियर है गाइस? इन दोनों का प्रोडक्ट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब देखो p क्या होता था, mv, अभी हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ में। अब डेल्टा p क्या होगा, अनसर्टेनिटी। गाइस मास में तो कोई अनसर्टेनिटी है नहीं, जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है इट कैन बी रिटन एज मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। दिस इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो ये भी बन जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? दैट इज व्हाट वी हैव। कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एक्यूरेटली, या पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। ठीक है बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को? फॉर अ सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन द मोमेंटम एंड पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एक्यूरेटली साइमल्टेनियस। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज? गुड। जब भी हमें फॉर्मूले में सॉल्व करना है, सपोजिंग अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे रखा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा गया है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे रखा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा गया है, तो हम ये ग्रेटर देन इक्वल टू के बजाय वी जस्ट यूज इक्वल टू, ग्रेटर देन साइन इग्नोर कर देते हैं। मतलब अगर हमें सॉल्व करना है तो वी विल नॉट यूज ग्रेटर देन इक्वल टू, विल जस्ट से इट इज इक्वल टू h/4 और वहां से हम सॉल्व कर लेंगे गाइस। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब ये जो हमारा था, this was the reason for failure of Bohr's model. This was the reason for failures of Bohr model. क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ्स, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है ना, फिक्स सर्कुलर पाथ। डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने कबाड़ा कर दिया बोर का। कैसे? हाइजेनबर्ग ने तो कहा, डी ब्रॉगली ने तो कहा इट इज बिहेविंग एज अ वेव, है ना बच्चों? डी ब्रॉगली ने कहा इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ वेव, और हाइजेनबर्ग ने कहा कि उसका जो है हम पता ही नहीं लगा सकते एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, देयर इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बोला है नहीं बोला उसने कि सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए तुम्हारी जो अनसर्टेनिटी है वो तुम्हारी जीरो नहीं हो सकती। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? ऐसा नहीं कह सकते तुम इट विल बी रिवॉल्विंग इन डेफिनेट पाथ। बोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन डेफिनेट ऑर्बिट्स, या डेफिनेट पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और हाइजेनबर्ग ने कहा कि तुम्हारा पोजीशन इज नॉट एक्यूरेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं भी हो सकता है, इन दिस रीजन। कौन सा रीजन? इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली जो फिक्स पाथ हमने कंक्लूड करी थी इलेक्ट्रॉन के लिए कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स या फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अब हमने कहा देयर इज नो फिक्स पाथ फॉर अ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं भी हो सकता है। इन दिस रीजन इट कैन बी एनीवेयर। वी कैनॉट एक्यूरेटली डिटरमिन द पोजीशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Position of electron cannot be determined accurately, so the concept of fixed orbits was discarded. समझ आया नहीं आया बच्चों? तो definite orbit का path for electron was discarded as position of electron cannot be determined accurately. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? बताओ, क्लियर हो गई ये चीज? डेफिनेट पाथ या ऑर्बिट, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है एट अ पर्टिकुलर टाइम। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले मैं हाइजेनबर्ग ही पूछ लूं, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो है, अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अगर जीरो है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा? अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो है तो तुम्हारा पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी? बताओ गाइस। हम कहेंगे डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। अगर ये डेल्टा पी हमारा जीरो है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जीरो है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा? कैसे गाइस? हाउ डिड यू कंक्लूड दैट? डू यू रियलाइज इट विल बी इनफाइनाइट? ये डिनोमिनेटर में जाएगा। अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जीरो है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हैज गॉट टू बी इनफाइनाइट। हाँ है ना बच्चों? तो यार ये अगर जीरो है तो तुम्हारा जीरो को डिनोमिनेटर में भेजो, डेल्टा एस क्या जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज टेंडिंग टू जीरो, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन विल बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गॉट इट? ग्रेट। अब आते हैं सम क्वेश्चंस ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हमें कह रखा है CH4 और O2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका we are given they have same de Broglie wavelength. They have same de Broglie wavelength. Find velocity of CH4 to velocity of O2. कैसे करोगे बच्चों? क्वेश्चन तो आसान है। दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, मतलब एक तरीके से उनका दोनों का ही mv सेम होना चाहिए। h/mv होता है ना लैम्डा। अगर लैम्डा सेम है तो उनका जो hv है, सॉरी mv है जो प्रोडक्ट, दैट विल बी कांस्टेंट और नॉट? दोनों का mv सेम आना चाहिए। हाँ है ना बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड लैम्डा इज h/mv। अगर दोनों का लैम्डा सेम है तो बेसिकली दोनों का mv शुड बी सेम, मतलब m इंटू वी फॉर CH4 शुड बी इक्वल टू m इंटू वी फॉर O2। तो V ऑफ CH4 बाई V ऑफ O2 क्या बनेगा बच्चों? इट बी मास ऑफ O2 बाय मास ऑफ CH4 और नॉट? बोलो गाइस, हाँ या ना? O2 का मास कितना होता है? 32।
CH4 का मास कितना होता है? दैट इज व्हाट यू विल गेट। अब तुम कहोगे सर ये हम किस में ले रहे हैं? भाई AMU में ले लो, कोई दिक्कत है? रेशो ही तो है। हाँ है ना बच्चों? मॉलिक्यूल की बात करें तो एक CH4 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 16 AMU। एक तुम्हारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 32 AMU। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? अब एक और बेसिक क्वेश्चन। सर हाँ बेटा एक और बोलो। बार समझा देना। अच्छा बेटा देखो, अब मैं कह रहा हूं हमें CH4 और O2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उन दोनों की सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है। मतलब एक तरीके में कह सकता हूं H/mv फॉर CH4 शुड बी इक्वल टू H/mv फॉर O2। हाँ है ना? मतलब एक तरीके mv फॉर CH4 शुड बी इक्वल टू mv फॉर O2। मोमेंटम ऑफ CH4 शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ O2। हाँ है ना बेटा? यस सर। अब हमने नेक्स्ट क्या किया उधर ध्यान दो। हमने कहा mass of CH4 by into velocity of CH4 will be mass of O2 molecule into velocity of O2। तो मैंने velocity of O2 को डिनोमिनेटर में ले गया। You will have velocity of CH4 by velocity of O2 is mass of O2 molecule by mass of CH4। ये पार्ट समझ में आया नहीं आया? ये वाला पार्ट ये यहीं से आ रहा है। मैं वेलोसिटी को नीचे ले गया और इसके मास को इधर ले गया। यस सर। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बताओ। हाँ यस सर हो गया। और भाई हम आ रहा है velocity of CH4 molecule to velocity of O2 molecule will be mass of O2 molecule by mass of CH4 molecule। O2 molecule का मास 32 AMU होता है, CH4 का 16 AMU होता है। समझा नहीं समझे बेटा? तो वहीं से मैंने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हो गया सर। ओके नेक्स्ट। अब हमें कहा गया है इफ प्रोटॉन and electron have same velocity, if proton and electron have same velocity, which has higher de Broglie wavelength, which has higher de Broglie wavelength, lambda is h by mv। हमें कहा गया है v is same for both। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा किसके लिए होगी? इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए होगा गाइस, जिसका मास वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, जिसका मास कम उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज्यादा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में मास किसका कम है? इलेक्ट्रॉन का। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन। समझे या नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को कोई डाउट है? बताओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन सिमिलर है तुम्हारा किसके? जो अभी हमने इस क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन किया था। हमें कहा गया है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन have same de Broglie wavelength। They have same de Broglie wavelength। They have same de Broglie wavelength। Okay guys, हमें कहा गया है velocity of electron is ve, find velocity of neutron। क्या होगा? इनकी सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो बेसिकली इनका मोमेंटम शुड बी सेम। हाँ है ना? लैम्डा सेम मतलब mv सेम, मतलब mv फॉर इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू mv फॉर न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है गाइस? यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1840 रफली 1840 मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बेटे ये पार्ट, पहले वाला पार्ट समझ आया नहीं आया? आ गया। उसका तो मैंने बस ये बताया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रफली 1/1840 मास ऑफ न्यूट्रॉन। निकाल सकते हो गाइस। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ओवर 1.67 इंटू 10⁻⁻⁸
माइनस 24। क्लियर है गाइस? इट विल बी रफली 1/1840। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हम कहेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन क्या जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच विल बी 1/1840 वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? बताओ गाइस। दोनों की सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v है, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? बताओ गाइस, कोई डाउट नहीं है? गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक हाइजेनबर्ग पे भी करते हैं। हाइजेनबर्ग का एक तो मैंने बेसिक करवा दिया था कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं गाइस। फाइंड uncertainty in velocity position if uncertainty in velocity is 0.1%. Okay, velocity of electron is 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। निकाल लोगे बच्चों? निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? डेल्टा एक्स पूछा गया है, डेल्टा वी 0.1% दे रखा है। हम कहेंगे फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। हाँ ना बच्चों? बोलो गाइस, होता है नहीं होता है? अब डेल्टा एक्स पूछा गया है, डेल्टा पी इज नथिंग बट एम डेल्टा वी, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी शुड बी h/4 पाई। हाँ ना बच्चों? डेल्टा वी क्या है, उसको 0.1/100 मत कर देना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेल्टा वी 0.1% ऑफ वी। ऑफ वी आता है गाइस, मतलब अगर मैं कहूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, 100 या 200 रुपीज है और मैं कह रहा हूं उसका 0.1% मैंने ले लिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 0.1 रुपी मैंने ले लिया। इसका मतलब ये है 0.1/100 इंटू 200, इतने रुपए मैंने ले लिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? डेल्टा वी 0.1% डज नॉट मीन 0.1/100, इट मीन 0.1/100 ऑफ वी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब जो हमारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है वो तुम्हारा 0.1/100 नहीं है। डेल्टा वी इज 0.1%, मैं एक बार पहले से लिख देता हूं, 0.1% ऑफ वी इज डेल्टा वी। समझे या नहीं समझे गाइस? मतलब मैं इसे कह सकता हूं 0.1/100 ऑफ 2.2 इंटू 10⁶। दिस इज योर डेल्टा वी गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? नाइस। अब हम कहेंगे डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी विल बी वॉट गाइस? किसके बराबर होगा ये? h/4 पाई। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? यहां से जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चों? मीटर में। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो गाइस। डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई, दैट इज व्हाट वी हैव यूज्ड। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है लेकिन कैलकुलेशन पर्पज के लिए वी जस्ट इक्वेटेड। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? किसी बच्चे को डाउट यहां तक? हाँ हाँ बेटा, यहां तक समझ गए बच्चों? ये चीज क्लियर है? अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसी में चेंज कर रहा हूं। हमें दिया हुआ है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, क्वेश्चन सेम कर रहा हूं, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दे रखा है एज 0.2%, और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in
second Bohr's orbit of hydrogen atom. Find uncertainty in position. कैसे करोगे guys? How are you going to do it? हम कहेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दे रखा है, मतलब हमें डेल्टा पी दे रखा है क्वेश्चन 0.2%. इट इज 0.2% ऑफ मोमेंटम गाइस. ये चीज समझ में आई नहीं आई? जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है दैट इज 0.2 बाय 100 ऑफ मोमेंटम. समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर होगी? अब पहले हमें मोमेंटम निकालना पड़ेगा, उसके बाद विल गेट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड आफ्टर दैट विल गेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. तो P क्या है बच्चों? P विल बी mv. हाँ है ना? मास कितना है? इतना. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता था गाइस इसका? Z बाय n. ये है हमारा मोमेंटम बच्चों. दिस इज आवर मोमेंटम. तो डेल्टा P कितना आ जाएगा बच्चों? इट बी 0.2 बाय 100 ऑफ दिस वैल्यू. क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? डेल्टा P आ गया इंटू डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू h/4 पाई. यहां से डेल्टा एक्स निकाल लेना. पहले P निकाला, फिर डेल्टा P निकाला, और फिर डेल्टा P को इसमें डाला, डेल्टा एक्स निकाल लिया. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? बोलो गाइस. सर हर एक डेल बच्चे h/4 पाई का कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है क्या? h/4 पाई कांस्टेंट ना बेटा. तो नहीं डेल्टा मतलब P जो है इसका ऐसी कोई चीज. मतलब वैल्यू नहीं. हाँ तो वैल्यू है ना बेटा, इसको सॉल्व नहीं किया हुआ इन्होंने. 6.16 इंटू 10⁻34 बाय 4 इंटू 3.14. दैट इज योर h/4 पाई. इसको सॉल्व नहीं किया हुआ, इसको हम h की फॉर्म में लिखते हैं h/4 पाई. ओके सर. क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? बोलो गाइस. हर एक बच्चे को क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? 1